Hello students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Sukla. Students, today I am going to take up the first lesson of your prose book titled A Girl with a Basket. The writer of this lesson is William C. Douglas, who was a judge of the Supreme Court of America. Okay, so let us know more about the title of this essay. Title of any play, drama, serial, picture, movie is very important. Is very because whole the scenario, all the other events move around the title. जो शीर्षक होता है किसी नाटक ड्रामा या पिक्चर का, उसके चारों इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। इस जो ये निबंध है आपका, ये जो लेसन है, पाठ है, इसका नाम क्या रखा गया? टोकरी वाली लड़की या एक लड़की टोकरी के साथ। तो निश्चित तौर पे जो टाइटल है इसका, वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस लेसन में। ओके, देखिएगा इसमें जो जब राइटर, ये भी एक तरीके का देखा जाए तो ऑटोबायोग्राफिकल है, शुड आई से एक ऑटोबायोग्राफिकल टच है इस पे, क्योंकि राइटर खुद इस जो ऐसे में जो घटनाएं बता रहा है उसमें खुद वो शामिल है, खुद उसके द्वारा विटनेस की गई चीजें देखी गई हैं। सो इसमें जब जो लेखक है, वो लेखक और जब लड़की का सामना होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, आपको ये समझना है इस लेसन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस लेसन के बारे में हम बताएं, एक प्रकार का ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग, TRAVELOGUE, यात्रा वृतांत है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, अपने शहर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, बाहर जाते हैं, अदर कंट्रीज में भी जाते हैं, तो यात्रा के दौरान हमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं। वो हमें बाद में याद आते हैं, उनको हम लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो डायरी बनाने वाले डायरी बना लेते हैं, यात्रा वृतांत लिखने वाले लोग यात्रा वृतांत लिख लेते हैं। तो ये जो लेसन है, विलियम सी डगलस वाज एन अमेरिकन, ही वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जज था, और ये भारत की यात्रा पे आया था। ये जो लेसन लिखा गया है नियर अबाउट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत ने आज़ादी पाई थी, 1950 की ये घटना है, जब इसने यात्रा की थी। तो पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, अमेरिका हुआ और अन्य सारे देश हैं, वो भारत की जो इमेज थी वो थी कि क्या थी, इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, कि जो भारत है वो सर्पकारों का देश है, सर्प स्नेक चार्मर्स की कंट्री, इस तरीके की इमेज थी, बहुत पुअर इमेज थी। लेकिन देखिए, जब इस लड़की से सामना होता है लेखक का, विलियम सी डगलस का, तो क्या प्रभाव पड़ता है वो इंडिया के बारे में, उनकी जो थिंकिंग है वो किस तरीके की चेंज हो जाती है, वो लड़की किस तरीके के अपनी जो देश है उसका गौरव बढ़ाती है, इस लेसन में हमें सीखेंगे, जानेंगे। चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन टू द लेसन, हम काफी कुछ बता ही चुके हैं आपको, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। विलियम सी डगलस वाज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, सॉरी, विलियम सी डगलस द ऑथर ऑफ दिस लेसन। विलियम सी डगलस जो इस पाठ के लेखक हैं, वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए, वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज थे। इस पाठ के लेखक, ही विजिटेड इंडिया इन 1950, उन्होंने भारत की 1950 में यात्रा की। एट दैट टाइम इंडिया वाज इन द ग्रिप ऑफ रिफ्यूजी प्रॉब्लम, उस समय भारत में जो शरणार्थी समस्या है वो बहुत विकराल रूप में थी। मिलियंस ऑफ पुअर एंड होमलेस रिफ्यूजीज हैड बीन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू सेटल डाउन इंडिया, लाखों जो गरीब हैं, घर रहत लोग हैं, शरणार्थी हैं, वो पाकिस्तान से भारत में बसने के लिए आ रहे थे। The author of this lesson came across the children of such refugee at a railway station.
जो लेखक है विलियम सी डगलस ऐसे बच्चों से, जो ऐसे शरणार्थियों के बच्चों से रेलवे स्टेशन पर मिलता है। उसने इन बच्चों का जो गरीबी और संघर्ष है वो दोनों ही देखा, और एक 9 वर्ष की लड़की से कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की जो भावना थी उसके अंदर, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। The writer William C. Douglas describes the dramatic situation incidentally came about between the little girl and his own self at a railway station in India. जो लेखक है विलियम सी डगलस इस नाटकीय स्थिति का जो उस छोटी लड़की और उसके स्वयं के बीच में संयोगवश रेलवे स्टेशन पर भारत में उत्पन्न हो जाती है का बड़ा अच्छा सुंदर चित्रण करता है। आगे चलते हैं। So here begins your lesson text. So this is the first paragraph. इसमें अपना जो उसका यात्रा का प्लान है, he tells us about his plan of traveling, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, एंड by which means he is traveling, ये सारी चीज़ें बता रहा है। पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. लेखक कह रहा है कि मैं दिल्ली से हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर चुका था, हिमालय के लिए चल चुका था। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था और उसके बाद कार से रानीखेत तक जा रहा था। रानीखेत जो कि एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, जो हिमालय पर्वत का 120 माइल का बर्फ से ढका हुआ जो हिमालयाज है, 120 माइल का जो फैलाव विस्तार है, उसके सामने 6,000 फुट की जो किनारा है, उस पर ये जो आपका रानीखेत है, एक पूरा प्राचीन पुराना भारतीय आर्मी का हिल स्टेशन है, उस पर स्थित है। वहां तक ये जा रहा था। द ट्रेन वाज स्लो, जो ट्रेन थी वो धीमे चलने वाली थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द बे स्टेशन, और जो हर एक स्टेशन पर रुकती थी वो। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, हर एक ठहराव पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे खोलकर प्लेटफॉर्म पर घूम लेता था। सो यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये हो सकता है, वेयर वाज द राइटर गोइंग, कहाँ जा रहा था। हाउ ही वाज ट्रैवलिंग, कैसे यात्रा कर रहा था। ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। अब इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बॉयज द सीन ऑफ प्लेटफॉर्म, पिक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म, कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेन इसकी रुका करती थी, कैसी स्थिति थी, क्या कंडीशन थी वहाँ पे, कौन कौन लोग थे और कैसे कपड़े पहने हुए थे, ये बताया गया इसमें। इन द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। तो जो प्लेटफॉर्म्स थे, रास्ते में मार्ग में पड़ने वाले जो रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म थे, वो पैक्ड माने भरे हुए थे। किन लोगों से, कैसे लोगों से? सिख लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदूज थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे, फेरी वाले थे। इन लोगों से भरे पड़े हुए थे, भीड़ भाड़ रहती थी उस भीड़ में ये लोग शामिल होते थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट, प्रत्येक आदमी लगभग क्या था, नंगे पैर था, पैरों में से कुछ नहीं था। ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और वो लोग हल्के ढीले ढाले सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। आई वुड एटलीस्ट आस्क, ओके, आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम जब 3 लोगों से बात कर लेता था तो मुझे एक व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी जानता था। अर्थात 33% लोग ही सिर्फ अंग्रेजी थोड़ा बहुत बोलना जानते थे। वी टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम
उन लोगों से जो इंडियन लोग हैं प्लेटफॉर्म पे उतर के, लेखक कह रहा मैं उतर के, इंडियन से जो अंग्रेजी जानते थे, संसार के जो मसले हैं, संसार में जो समस्याएं चल रही हैं, जो संसार के मामले हैं, उनके बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और समाचार पत्रों में छपी उस दिन की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज या फीलिंग, भावना को पहचानने की कोशिश कर रहा था। क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले पे। नाउ दिस इज द थर्ड पैराग्राफ, और इसमें लेखक ने जो यात्रा वो कर रहा था, उसने अभी अभी तक क्या बताया आपको कि वो कहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की, कहाँ उसका डेस्टिनेशन था, किस जगह पहुंचना। पहले पैराग्राफ में उसने बताया कैसे वो यात्रा कर रहा था, ट्रेन से कहाँ तक, ट्रेन से कहाँ तक जा रहा था और कार से कहाँ तक जा रहा था, ये सारा चीज बताई उसने अभी तक। फिर उसने रास्ते में अपना तरीका बताया कि वो वही हर एक स्टेशन पे उतरता था और लोगों से बात करता था, किस बारे में बात करता था, प्लेटफॉर्म का नज़ारा कैसा था। अब क्या है, अब जो थर्ड पैराग्राफ है वह उसमें जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, जिस क्षेत्र से वो गुजर रहा था, जिस क्षेत्र से उसकी जो यात्रा हो रही थी, वहां पर उसने भारत के जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक कंडीशन है, वो कैसी थी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। ये थर्ड पैराग्राफ है आपका। देखिए क्या है इसमें। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जो मार्ग था, जिस मार्ग से यह यात्रा कर रहा था, वह रास्ता भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से में से था, गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नहर का मैदान था। 1,000 फीट एबव द सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ये कई हजार फीट समुद्र तल से ऊपर था, लेकिन ट्रॉपिकल था, उष्ण कटिबंधीय था। अर्थात यहाँ पर लंबे समय तक खूब गर्मी व खूब बरसात होती थी। उसमें जो आपका ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। जो उस दौरान जो गंगा नदी थी वो भूरी थी बिल्कुल। उसकी जो तलछट की वजह से क्या था, भूरापन लिए हुए थी। सोलन उपनाई हुई थी विद फ्लड वाटर्स। बाढ़ के पानी की वजह से वो क्या थी, उपनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और हजारों एकड़ राइस का जो खेत थे वो जलमग्न थे, जल प्लावित थे, इसकी बाढ़ की वजह से, गंगा नदी की बाढ़ की वजह से। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for occasional clump of trees. उत्तर की ओर मनुष्य की, आदमी के जो सिर से ऊंची घास का अति विशाल विस्तार था। जंगल थे, उन जंगलों में क्या था, मनुष्य की, आदमी की सिर से ऊंची घास का लगातार अति विशाल विस्तार था, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था। लगातार क्या था, जंगल था, ऊंची घास थी और बीच में कहीं कहीं पे क्या थे, वृक्ष लगे हुए थे जो घास से पड़े हुए थे। द होम, आगे बताया जा रहा है वो जंगल क्या थे, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। और इस जंगल में जो पेड़ मिलते थे वहां पर घर था। किनका घर था, टाइगर्स और हाथी। टाइगर्स यू अंडरस्टैंड, चीता कह सकते हैं आप, बाघ, एलिफेंट्स हाथी, अजगर, तथा कोबरा काले नाग के, ये क्या थे, घर थे, ये जंगल। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन।
और अन्य दूसरी जगह जो पूरा इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला हुआ था। क्षितिज क्या होता है? वो पॉइंट जब आप खड़े होकर छत से देखेंगे दूर तक, जब आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक जगह ऐसी दिखेगी जहां पे धरती और आसमान आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्षितिज कहलाती है, होराइजन कहलाता है। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड banyan tree of by rows of पाकर trees। इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष या पाखर के पेड़ों की पंक्तियां थीं, जिनका आकार जो एल्म वृक्ष है उसकी तरह था, जिनके तने मोटे तथा मुड़े हुए थे। देखिए, sacred banyan trees of rows of पाखर trees shaped like M's and having thick twisted trunks. Hot humid air was moving in from the southwest। दक्षिण पश्चिम से नर्म एवं गर्म हवा बह रही थी। Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swing off trees at the stations looking for food। बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां तो बच्चों को चिपकाई थीं जो नीचे की ओर लटक रहे थे, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़े। जिन गांवों में से हम, आगे देखिए, आगे कहां तक हो गया था कि द विलेजेस वी पास्ट हैड बास मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। जिन गांवों से हम गुजरे उन गांवों में घरों की दीवारें पानी और गोबर मिली हुई मिट्टी से बनी थी। नेक्स्ट, अगेन रिपीट हुआ है, द विलेज वी पास्ट हैड baths made of mud mixed with water and cow dung. Their peaked roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters। Okay, उनकी नुकीली ऊंची चोटीनुमा जो छतें थीं वो थैस्ड मीन्स थैस्ड बंडल, जो घास की गट्ठर होता है या छप्पर होता है, वो ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू, बांस पे बंधी हुई थी, और जो बड़ेर है उसके चारों तरफ वो फैली हुई थी। अर्थात उनकी जो छतें थी वो घास के जो टट्टर हैं, छप्पर हैं, उससे बनी हुई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम। उन दिनों जो कद्दू की लताएं हैं उन पर फूल लगे हुए थे या फल भी लगे हुए थे, वो लग रही थी ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप बाल्स। गंदी भद्दी दीवारों पर वो लंबी पीली धारियां बना रही थी। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे जो हुआ आपका जो थर्ड पैराग्राफ था वो खत्म हुआ। यहाँ पे उसने क्या डिस्कस किया पैराग्राफ में? एक तो उसकी जो जिस क्षेत्र से वो गुजर रहा था उसकी जियोग्राफिकल फीचर्स बताए, भौगोलिक स्थिति क्या थी, कैसे वहाँ पे कौन रिवर्स की क्या स्थिति थी, है ना, कैसे जंगल के बारे में चर्चा की कि ग्रास हायर देन मैंस हेड, इस तरीके की, और बताया पाखर ट्रीज और गांव की स्थिति बताई की, और मंकीज के बारे में चर्चा की। अब अगले पे देखिए क्या है, जब एक अगले स्टेशन पर वो उतरता है तो क्या होता है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। मेरा जो सिलसिला था लोगों से बात करने का वो एक स्टेशन पर बाधित हुआ। ये उतर के हर स्टेशन, जैसी गाड़ी रुकती थी उतर के बात करता था। एज सुन एज आई alighted, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, तो मेरे चारों तरफ कुछ युवा लड़के इकट्ठे हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वूवन, वो टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरियां? हैंड वूवन, हाथ की बनी हुई, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, जो आपकी ईक की कह लो, ईक तरीके का एक तरीके का होता है, सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे विद सिंपल डिजाइन, साधारण प्रकार की, आकार प्रकार की थी, एंड पैटर्न, तौर तरीके की।
दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपने हाथों में टोकरियां बहुत ऊंचा लिए हुए थे। साउटिंग बर्ड्स, वो चिल्ला रहे थे कुछ शब्द, आई डिड नॉट नो, लेखक कह रहा मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या कह रहे हैं, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वो साफ साफ तौर पर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे, अर्थात वो उन टोकरियों को बेचना चाह रहे थे। भाई राइटर बीइंग एन अमेरिकन, वो अमेरिकन था, अंग्रेजी जानता था, ही डिडंट नो हिंदी, और ये बच्चे हिंदी में या अपनी जो लोकल डायलेक्ट है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें बोल रहे होंगे, भाई बेच रहे थे, लेकिन लेखक समझ गया कि ये बेचना चाह रहे हैं, भले उनके शब्दों को वो ना समझ पा रहा हो। देखते हैं अब यहाँ पे इन बच्चों के बारे में वो बताता है, जो बच्चे उसे एक स्टेशन पर घेर लेते हैं और टोकरियां बेच रहे थे, हाथ से बुनी हुई अच्छी सुंदर साधारण टोकरियां बेच रहे थे वो, इनके बारे में बताता है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों जो लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो जो लाखों लोग थे वो अपनी स्थान से, अपनी जड़ों से, अपनी जहां रहते थे वहां से निकाल दिए गए, वहां से उनको हटना पड़ा। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपने निवास स्थानों को बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। 90 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, सो 9 मिलियन इक्वल टू 90 लाख, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आए, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक कट्टरता की भय की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए वो लोग, 90 लाख लोग। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वो पहले ही से गरीब थे, अपनी यात्रा जब उन्होंने शुरू की तभी गरीब थे, वो पहले ही से गरीब थे। देवर पुअर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रिप, जैसे ही उन्होंने वो अपनी यात्रा प्रारंभ की, लंबी यात्रा, ट्रैक क्या कहलाता है, कठिन यात्रा, डिफिकल्ट जर्नी, डिफिकल्ट या यात्रा, कठिन यात्रा, जो लंबी कठिन यात्रा शुरू की, तो और ज्यादा वो गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी और सामान था उसको सारा छोड़ना पड़ा। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे फॉर का मतलब बिकॉज, क्योंकि वो क्यों और गरीब हो गए, ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, अपने साथ वो जो कुछ ले जा सकते थे वो क्या था, एक थोड़ा बहुत खाने का सामान, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, कुछ सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, यात्रा के दौरान शीघ्र ही वो क्या हो गए, ये जो माइग्रेंट थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे बसने के लिए, शीघ्र ही वो अपनी यात्रा के दौरान क्या होगा, आउट ऑफ फूड होगा, उनका भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, दे बिगिन टू फॉल बाय द बे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, वो अपने मार्ग में कुछ दिनों बाद, अपनी मार्ग में उनका खाना खत्म हो गया, तो मार्ग में वो इधर उधर कमजोरी की वजह से, वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की वजह से उन्हें क्या हुई, कमजोरी आई, इस वजह से वो गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वो जहां गिरे वहीं मर गए। So boys, this is um, this is the last paragraph I took for part 1। अब शेष हम अगले भाग में चर्चा करेंगे, उसी में क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। इस लेसन के बारे में टू बी कंटिन्यूड इन द सेकेंड पार्ट, ये जारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्रमोट द चैनल। ओके वर्स।